हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी पेपर सेकंड से यूनिट 6 की पार्ट सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में ऑलरेडी इसका वन शॉट के रूप में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, हलवा क्लियर कर दिया है हम लोगों ने। जैसे हमने गूंदी बग के बारे में बात किया है, हमने सुगर केन लीफ हॉपर्स के बारे में बात किया, हमने रोडेंट्स के बारे में बात किया। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल्स देखा और प्लस इनका प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डन कर दिया है। ठीक है, अभी दो और यहाँ पर बची हुई हैं चीज़ें जो कि हैं हमारी लाइफ साइकिल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स। हमें टर्माइट एंड मॉस्किटोज का देखना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। और आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि टर्माइट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्माइट्स हो गया है, ये एन आप लोग इग्नोर कर देना। तो टर्माइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पे पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल देखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन आवर मॉस्किटोज। एंड आपका जो यूनिट 6 है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा एंड देन हम फॉरवर्ड आपके यूनिट 7 एंड यूनिट 8 की तरफ बढ़ेंगे। एंड पूरी आपका जूलॉजी पेपर सेकंड जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का है वो मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सिंगल पैनी आपको पूरा कंटेंट हिंदी एंड इंग्लिश में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं, तो प्लीज़ अपने जितने भी कलीग्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका ग्रुप है, सर्कल है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को उन्हें सजेस्ट करिए, शेयर करिए, जल्दी से जल्दी 50,000 करवाइए, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए टर्माइट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या होते हैं टर्माइट्स, समझिए। आपने बहुत बार नाम सुना होगा दीमक का, है ना? बहुत बार, काफ़ी बार सुना होगा कि भाई मैं तो फलाना किसी मूवी देखने के लिए मैं गया था हॉल में और वहाँ की जो सीट्स होती हैं ना, वो दीमक उसमें लगे हुए थे, है ना? या फिर यार तुम्हारे घर जो बेड है ना उसमें दीमक लगे हुए हैं, या मेरा जो बेड है या डोर है, जो दरवाजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, उसमें तो दीमक लग चुके हैं। तो दीमक क्या है एक्चुअली? तो दीमक एक ना इंसेक्ट है। ठीक है, क्या है ये? यू सोशल इंसेक्ट है ये। ठीक है, यू सोशल मतलब क्या कि बड़ी ही ट्रूली यू मतलब मैं इसको इस तरीके से समझी थी। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड ऑल। ठीक है, मुझे जो समझना होता है मैं समझ जाती हूँ और वो राइट होता है तो और अच्छे से समझ जाती हूँ। ठीक है, अब यू सोशल समझो। देखो, यू मतलब क्या होता है? ट्रू, है ना, एकदम सही वाला। और सोशल मतलब क्या कि हम चार लोगों से बात करें, है ना? तो जो टर्माइट्स होते हैं आप देखोगे ना कि एक्चुअली में ये कभी ना अकेला नहीं पाया जाएगा, इंडिविजुअली आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां एक बार एक दीमक लग गया ना, वहां पे उसके साथ साथ पूरे सोशली मतलब उसके फ्रेंड सर्कल हर एक चीज वहां पे जितने दीमक होंगे ना वो चले आएंगे उसके जान पहचान के। तो काफी ज्यादा यू सोशल होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स होते हैं ये, कीट आप इनको बोल सकते हो। और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? वुड, जितनी भी आपकी वुड होती है या फिर सेलुलोज बेस्ड मटेरियल होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेलुलोज है वो हमारे प्लांट्स में पाया जाता है ना? प्लांट जितने भी प्लांट मटेरियल होते हैं वो सब सेलुलोज होते हैं, सब कुछ सेलुलोज होता है ना? तो वुड्स भी क्या है? सेलुलोजिक है। अब वुड सेलुलोज से बना हुआ है, प्लस और भी जितने मटेरियल जो कि सेलुलोज कंटेन करते होंगे, उन सभी को खाना जो है ना वो हमारे टर्माइट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लाइक आपका कोई फेवरेट फूड होगा, आपको बर्गर पसंद होगा, चाउमीन पसंद होगा, आपको दाल भात पसंद होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स भी हैं। ठीक है, तो आपकी पसंद निर्भर करती है अपने एक इंडिविजुअल पे कि आपको क्या पसंद है। वैसे जो हमारे टर्माइट्स है ना, उनको बेसिकली वुड्स, सेलुलोजिक जो आपके मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो उन्हें खाना बहुत पसंद है। तो जहाँ पे आपको वुड दिखाई देंगे और जो थोड़ी सी पुरानी हो जाएंगी, जिनको बड़ी आसानी से खा सकता है, हार्ड नहीं रहेगी, हार्डनेस नहीं रहेगी उस वुड में, उसको तो ये बहुत आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, और खाते भी हैं और साथ में साथ उसका ना चूरा बना देते हैं, एकदम एकदम पाउडर बना देंगे उसका। ठीक है, और ये ऑर्डर आपके ब्लैटोइडी से ये बिलोंग करते हैं एंड इन्हें हम लोग साइलेंट डिस्ट्रॉयर भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इनका बेसिकली इन्हें कॉमनली हम साइलेंट डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। क्यों? जैसा मैंने अभी बोला कि ये वुड खाते हैं, ठीक है, लेकिन पुरानी जितनी लकड़ियां हो जाती है ना उनमें ये और अच्छे से लग जाती है, ये उनका फेवरेट खाना बन जाता है। ठीक है, अब पुरानी लकड़ियां हो गई, ये इतना एक बार में ऐसे नहीं है कि पूरा डोर खा जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि सुबह में दीमक लगा और रात तक तुम देखोगे तुम्हारा दरवाजा पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। दीमक जो होते हैं ना वो ना बहुत स्लोली, बड़े ही साइलेंटली, धीमे धीमे, चुपचाप वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं लकड़ियों को। बहुत मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे कि भाई मेरी लकड़ियां जो हैं उसमें दीमक लगा हुआ है। ये एक तो छोटे होते हैं, आपको नजर नहीं आएंगे, और प्लस ये आपको ना
लाइक आपके जो घर के जितने भी वुड मटेरियल्स हैं, उनमें बहुत ही स्लोली, बड़े ही चुपचाप साइलेंटली उसके पीछे पड़ जाएँगे और उसे डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, खाते रहेंगे, उसका चूरा बनाते रहेंगे, ठीक है? उसे पाउडर नुमा बना करके बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट करने पे लग जाएँगे, बिकॉज़ ऑफ देयर एबिलिटी टू डैमेज द वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है? तो आई होप कि इतना इलैबोरेशन तो टर्माइट के लिए बहुत काफ़ी था, आप लिख सकते हो। लाइफ साइकिल की हम अगर बात करें तो जैसे कि हमने जाना टर्माइट क्या है, कहाँ से बिलॉन्ग करता है, क्या उसका कॉमन नेम है एंड उसको फीडिंग उसका क्या है ना, किस पे फीड करता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इनमें सबसे पहले तो एक एग पाया जाएगा, फिर एक निम्फ इनमें होता है, एंड द थर्ड इज वर्कर, सोल्जर एंड रिप्रोडक्टिव टर्माइट, ठीक है? और इस तरीके से आपको मैं अभी स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी। देखिए, इनकी लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग हैचिंग की प्रोसेस होती है। ऑब्वियसली द मेल एंड फीमेल विल गोना कॉप्यूलेट, रिप्रोड्यूस एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जाइगोट फॉर्मेशन एंड मतलब ये चीजें होती है ना, तो एग का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है? जो क्वीन होती है, इनकी जो फीमेल पार्ट, जो फीमेल लाइक टर्माइट होंगी, उन्हें हम लोग क्वीन बोल रहे हैं। ये एग ले करेंगी विच आर इनक्यूबेटेड सेवरल वीक फॉर हैचिंग, ठीक है? और इन्हें इनक्यूबेट करेंगी। फीमेल ने क्या किया, क्वीन ने एक तो मैं यहाँ पे लिख दूं, क्वीन फीमेल होती हैं, ठीक है? और इन्होंने क्या किया, एग को हैच किया है। अब हैचिंग की प्रोसेस कहाँ कब तक चल रही है, तो सेवरल वीक्स, उनके लाइक 7 to 14 days आप मान सकते हो कि इनकी हैचिंग की प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है? कि अंडे में से बाहर एक छोटा सा टर्माइट आ जाए। अब जो वो छोटा सा टर्माइट होगा, जिसमें अभी डेवलपमेंट पूर्ण तरीके से नहीं हुई है, जो विकास है वो अभी उतना नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे निम्फ, छोटा, ठीक है? छोटू सा टर्माइट जो कि तुरंत उस एग में से निकला है और डेवलप थ्रू द मॉल्टिंग, ठीक है? मॉल्टिंग मतलब क्या होती है, शेडिंग होती है, ऊपर की मेम्ब्रेन ना शेड होती जाती है, गिरती जाती है, ठीक है? तो निम्फ जो होती है ये इवॉल्व होते हैं फिर आगे चल करके वर्कर्स में, सोल्जर्स में एंड रिप्रोडक्टिव एडल्ट्स में, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? देखो एक बार फिर से देखो मैंने क्या बोला। We have male termite and we have female termite. The female termite is known as queen, ठीक है? अभी क्वीन ने क्या किया है, पहले तो इन दोनों ने भाई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की, ठीक है? इनमें रिप्रोडक्शन हुआ एंड देन रिप्रोडक्शन के बाद जो फीमेल है उनने एग क्या किया, लाइक ये एग जो है उन्होंने ले किया, ठीक है? बहुत सारे एग आ गए। अब जो हमारी फीमेल होती हैं क्वीन, वो उन्हें क्या करती हैं, इस एग को हैचिंग की प्रोसेस करती हैं। हैचिंग मतलब क्या, कि आपको लाइक पता होगा कि मुर्गी वगैरह में अंडे को क्या करते हैं, हैच करते हैं, मतलब सेते हैं, है ना? तो वैसे ही जो फीमेल होंगी वो सेंगी इन अंडों को, ठीक है? फिर उसके बाद से ये अंडे क्या होंगे, फटेंगे, है ना? और इस अंडे में से बाहर आएगा छोटा सा टर्माइट, ठीक है? छोटू सा टर्माइट आएगा और ये टर्माइट अभी क्या है, वेल डेवलप नहीं है, ठीक है? ये वेल डेवलप बिल्कुल नहीं है और इनमें क्या होगी, धीरे धीरे मॉल्टिंग होगी, मतलब क्या कि डेवलपमेंट की प्रोसेस इनमें आपको देखने को मिलेगी। और फिर यही निम्फ आगे चल करके डिसाइड, मतलब इसका डिसीजन होगा कि कौन से, क्योंकि एक एग तो है नहीं, बहुत सारे एग है ना, बहुत सारे निम्फ होंगे, है ना? तो अब इसमें से डिसाइड होगा कि कुछ जो होंगे वो आपके वर्कर बन जाएंगे, कुछ जो होंगे वो आपके सोल्डर्स बन जाएंगे और कुछ जो होंगे वो रिप्रोडक्टिव अगेन बन जाएंगे, रिप्रोडक्टिव टर्माइट्स बन जाएंगे, जिसमें कुछ मेल हो जाएंगे एंड फीमेल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो जो निम्फ है, क्योंकि बहुत सारे एग होते हैं, टर्माइट बहुत सारे अंडे को जन्म देती हैं और उसके बाद उन्हें सेती हैं, तो बहुत सारे अंडे हैं, तो उसमें से कुछ जो होंगे वो आगे चल के वर्कर्स का काम करेंगे, कुछ जो होंगे वो सोल्जर्स का काम करेंगे और कुछ अगेन उनके पास रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज होंगी, जो आगे चल करके फिर से मेल एंड फीमेल विल गोना रिप्रोड्यूस एंड फिर वही साइकिल जो है वो सेम चलती रहेगी। इफ आई टॉक अबाउट द वर्कर्स, तो वर्कर्स का क्या काम होता है हमारे टर्माइट की जिंदगी में, ये मेंटेन करते हैं कॉलोनी को बाय गैदरिंग फूड। अब वर्कर्स है मतलब कि काम कर रहे होंगे, मजदूर, है ना? तो मजदूर क्या काम करेंगे, वो जितनी भी टर्माइट की, क्योंकि मैंने बोला कि ये सोशल होते हैं, है ना? इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन एक ही जगह पे पाई जाती है, तो जितने भी वहां पे टर्माइट्स पाए जाएंगे उनके लिए ये जाकर के खाना ढूंढ करके लेके आएंगे, ठीक है? अन्य जितने भी दीमक होंगे उनके लिए वो खाना ढूंढ करके लेकर के आएंगे, सुरंग बनाएंगे कि वो उस कॉलोनी में जाकर के रह पाए, ठीक है? अब मिट्टी खोदना कितना बड़ा काम होता है ना? अब बेचारे जो वर्कर्स हैं वही काम करते हैं सुरंग बनाने का, होल करने का मिट्टी में, जिससे कि अदर जो हमारे टर्माइट्स हैं वो उसमें आराम से जाकर के रह पाए। तो वर्कर्स का काम आपको पता चला। जो निम्फ आगे चल करके वर्कर्स बनेंगे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड का कलेक्शन करेंगे कि हमारे अदर जो हमारे अदर टर्माइट्स हैं वो ये खाना खा पाए और अपना जो जीवन है उसको अच्छे से बिता पाए। अब रहने की जगह आ गई, तो रहने के लिए ये क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बिल बनाएंगे, है ना? बहुत अच्छे से एक सुरंग बनाएंगे जिसमें पूरी की पूरी कॉलोनी जो होगी हमारे दीमकों की, वो उसमें रहने लगेगी। फिर सोल्जर्स का क्या होता है, काम होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सोल्जर मतलब कि प्रोटेक्ट करेगा। तो ये क्या होता है कि ये सोल्जर्स हमेशा उस सुरंग वगैरह के आसपास रहते हैं
पूरी तरीके से उस कॉलोनी को ना बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कहीं कोई उन्हें खाने के लिए तो नहीं आ रहा है, कहीं उनका कोई प्रीडेटर तो नहीं है। जैसे आंट को, चींटियों को ना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं दीमक खाना, तो अगर एक बड़ी सी चींटी आ गई और छोटे छोटे दीमक है तो वो तो खा जाएंगी ना, चींटियां तो खा जाएंगी दीमकों को। तो इसीलिए जो सोल्जर्स होते हैं वो पूरी तरीके से तैनात रहते हैं और वो अपना काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं पूरी की पूरी टर्माइट्स की कॉलोनी को। ठीक है, फिर रिप्रोडक्टिव टर्माइट जिन्हें कि हम लोग एलेक्ट्स भी बोलते हैं, विंग्ड टर्माइट ये होते हैं। आपको रिप्रोडक्टिव टर्माइट अगर पहचानना हो तो आप उसमें देखोगे कि वो टर्माइट्स स्पेशली विंग्ड होंगे। मतलब क्या कि इनके पास क्या होंगे, पंख होंगे, है ना। तो जितने भी पंख वाले दीमक होंगे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करके आगे की पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। These leave the colony to start new ones. Usually after a swarming event, they shed their wings after mating. ठीक है, और मेटिंग के बाद आप देखोगे कि जितने भी रिप्रोडक्टिव टर्माइट्स हैं जिनके पास विंग्स होते हैं, आफ्टर द मेटिंग वो उस विंग्स को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, उन पंखों को गिरा देते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, आप साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। लेट मी इरेज इट सो दैट आपको आसानी से लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने बोला कि वर्कर को अगर आपको पहचानना है ना तो, और शोल्डर को, तो आप बेसिकली उनका ना हेड पोर्शन देखना। जो हमारे शोल्जर होते हैं ना उनका हेड जो होता है वो थोड़ा सा आपको दिखेगा इलोंगेटेड वे में, एंड वर्कर का थोड़ा सा ओवल शेप में दिखेगा। दिख रहा है आपको, इनका ओवल शेप में दिखेगा, और इनमें शोल्जर्स ना इनका इलोंगेटेड। कैसे याद रखना है, आप इसको अगर बनाना चाहो अपनी कॉपी में तो बना सकते हो। कैसे याद रखना है, गन देखा है आपने, गन भी देखते हो कुछ ऐसे ही होता है ना। तो गन की तरह इनका जो शर होता है ना वो क्या होता है, थोड़ा सा इलोंगेटेड वे में होता है, और वर्कर्स का ओवल शेप में होता है। ठीक है, तो ये हमारे वर्कर एंड शोल्डर। उसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक चीजें इन दोनों में सेम होती है। लेकिन स्वार्मर्स जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव टर्माइट्स होते हैं, देखिए इनके पास बड़े बड़े विंग्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने 10 टर्माइट रख दूं, 10 दीमक मैंने रख दिए, और मैं इसमें से पूछूं कि बताइए इसमें से कौन से रिप्रोडक्टिव टर्माइट है, तो आप कैसे उसे पहचानोगे। उसके पास क्या होगा, विंग होगा, है ना, उनके पास पंख होंगे। और अगर मैं बोलूं कि ठीक है इसमें से शोल्डर पहचानो, तो शोल्डर पहचानने के लिए आपको ऑब्वियसली उसे हाथ में उठाना पड़ेगा, उसका हेड वगैरह देखना पड़ेगा, हो सकता है वो आपको काट भी दे। तो मैं ऐसा कुछ कहूंगी नहीं आपसे, ठीक है, चिल करो। ओके, मैं नहीं बोलने वाली हूँ कि आप चलो भाई दीमक पहचानो, ठीक है। अभी सोल्जर के स्ट्रक्चर्स को और अच्छे से हम देखते हैं। देखिए जो सोल्जर का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैंने बोला कि इलोंगेटेड गन शेप का आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए मैंने ये फिगर लगाया हुआ है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, दे हैव पिंसर्स। ठीक है, दे हैव व्हाट, दे हैव पिंसर्स। सी दिस पोर्शन एकदम इनके हेड से अटैच होता है, ये पिंसर्स। ठीक है, और ये पिंसर्स एक्चुअली में प्रेडेटर्स को मारने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए काम आता है। और कुछ भी आप सोल्जर और वर्कर में उतना आप देखोगे ही नहीं डिफरेंस, सिवाय एक प्रीसेस ऑफ प्रिंसर के। देखो इनके पास भी एंटीना है, इनके पास भी एंटीना है। दे ऑल्सो हैव अ हेड, इनका इलोंगेटेड है, इनका थोड़ा सा ओवल है। दे ऑल्सो हैव अ थोरेक्स, दे ऑल्सो, ठीक है। दे हैव लेग, दे ऑल्सो हैव लेग्स, ठीक है, ये देखो ये लेग्स हो गए इनके। दे हैव एब्डोमेन, है ना, एंड इनके पास भी देखो ये वाला एब्डोमेन। तो सब कुछ यहाँ पर आपको वर्कर्स एंड सोल्जर्स में सेम दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से केवल देखना चाहो तो आपको पिंसर्स का प्रीसेंस एंड इलोंगेटेड हेड का प्रीसेंस आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा हमारे सोल्जर्स में। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्वीन, है ना, स्वामर जो रिप्रोडक्टिव हमारे टर्माइट्स हैं, तो इनका एब्डोमेन आप देखो, इनके एब्डोमेन पे इस तरीके की यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसा इनके पास भी लेग्स होंगे, थोरैक्स होंगे, हेड्स होगा, एंटीना होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके पास यहाँ पर विंग्स होंगी। ठीक है, इनके पास क्या होगा, विंग्स होगा। तो ये चीज आपको टर्माइट के बारे में जानना था लाइफ साइकिल में। एंड अब हम इनके कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ना है। देखो आपको पता तो है ही ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये वुड को खराब कर रहे हैं। सारे जितने भी फर्नीचर्स हैं, सेलुलोजिक मटेरियल्स हैं, उन्हें ये खराब करते हैं। तो इन्हें रोकना भी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो आपके घर के सारे लकड़ियों के सामान खराब हो जाएंगे, है ना, पैसे तो पानी में गए, है ना, उसका तो पाउडर बन गया। तो इसीलिए इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और कंट्रोल मेथड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में एज वी ऑल नो कि कोई ना कोई साइड डाल दो, जैसे टर्माइट है तो टर्माइटी साइड डालो।
ऐसा केमिकल आप यूज करो उन सॉयल, वुड या बिल्डिंग मटेरियल्स पे लगाओ जो कि इस टर्माइट को मार दे। जैसे ही वो जाए वुड को खाने, वो मर जाए, क्योंकि ऑलरेडी सॉयल या जो भी हमारा वुड है उस पे वो टर्माइटिसाइड वाला केमिकल लगा हुआ है। ठीक है, फिर बेटिंग सिस्टम, स्लो एक्टिंग इंसेक्टिसाइड को आप लगा सकते हो, टर्माइट बेट कर सकते हो, उन्हें आप पकड़ सकते हो। बेटिंग सिस्टम इज लाइक कि आप उन्हें जिंदा पकड़ लो, और टर्माइटिसाइड मतलब क्या कि केमिकल का यूज करके उन्हें मार दो। तो ये आपके कुछ केमिकल मेथड्स हैं। ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल्स। अच्छा, बेटिंग में आपको समझ में आया ना, आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि फिजिकल मेथड तो नहीं हो गया कि मैं पकड़ रही हूँ। देखो होता क्या है ना, लाइक अभी आप देख रहे हो रैट के लिए ग्लू वाला ऐसा पैड चल रहा है ना, जिसपे खूब सारा ग्लू लगा रह रहा है, और रैट उस पे आ रहा है, उस पे चिपक जा रहा है, और फिर वो दम तोड़ दे रहा है, वहीं मर जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ये गंदा चीज है भाई, मुझे तो बहुत इन सब चीजों से चिढ़ मचती है। बट ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। बेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस लगा देते हो बहुत अच्छा, जो कि एक स्पेसिफिक इंसेक्ट को खाना पसंद है, और उस पे आप ग्लू वगैरह लगा देते हो। ठीक है, तो फिर वो आता है, उसी पे चिपक जाता है, और चिपकने के बाद वो वहीं पे दम तोड़ देता है, वहां से वो मतलब हट ही नहीं पाता है। और जब हट नहीं पाएगा तो बेचारे को भूख प्यास तो लगेगी ना, तो फिर वो वहां पे मर जाएगा। तो देखो, किल करना इज नॉट एन ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है, किल करना ऑप्शन नहीं है, बट एज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव टू सर्वाइव ऑल्सो, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बट फॉर अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एक चींटी को भी मारना उसके लिए काफी ज्यादा ना बुरा होता है, लेकिन मैं तो नहीं देख सकती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता है। एंड दिस इज द रीजन, मैं इसी वजह से जुअलॉजी के लाइक होता है ना, मैं जुअलॉजी मैंने अपने एमएससी में नहीं लिया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि मुझे मारना काटना ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है ना। तो इसलिए मैं यहाँ ना जब भी ऐसी कुछ बात करती हूँ तो मुझे खुद भी अजीब सा होने लगता है, क्योंकि मुझे मारना नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। अब निमाटोड्स एंड फंजाई का यूज कर सकते हैं फॉर आवर बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या, कि कोई एक अलग ऑर्गेनिज्म को ले आके रख दो, वो आपके दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म को खा जाएगा या उसे बर्बाद कर देगा। तो पैरासाइटिक निमेटोड्स होते हैं। ठीक है, फिर आपके एंटेमोपैथोजेनिक फंजाई होते हैं, जो कि इन टर्माइट्स को किल कर देते हैं। कैसे किल करते हैं, तो इन्हें इन्फेक्ट करते हैं, अपने अंदर से रिलीज करते हैं मेटाराइजिलम एनिसोफिली, और ये क्या करते हैं, हमारे टर्माइट को इन्फेक्ट करेंगे और फिर उसे किल कर देंगे। फिजिकल बैरियर में आप मेटल मेश का, सैंड बैरियर्स का यूज करके आप टर्माइट्स की एंट्री को बंद कर सकते हो। देखो, ये दिस इज द बेस्ट मेथड। आने ही मत दो यार, आने ही मत दो, है ना, आने ही मत दो उसे, और फिर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि देखो कोई भी एक मेथड से अगर आप मारने की कोशिश कर रहे हो या उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उतना कारगर नहीं मतलब साबित होगा। लेकिन जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स को इन्वॉल्व करोगे, तो हो सकता है कि टर्माइट जो है उस पर आप काफी अच्छा, मतलब उससे प्रिवेंट आप अपने आप को कर पाओ, अपने वुड्स को कर पाओ, अपने सॉइल्स को कर पाओ, मटेरियल्स को कर पाओ। समझ रहे हो। तो इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आप बहुत सारे मेथड्स को एक साथ मिला रहे हो, तो कुछ बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, सबको आप मिला लो। और वेट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी आंधी टाइप हो रही है, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से मेरे दरवाजे बज रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स आप डिफरेंट टाइप ऑफ यूज करो, मिक्स करो उन सभी का, और फिर यूज करो। देखो, उसके बाद आपका टर्माइट जो है वो बिल्कुल आपके घरों में बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाइजीनिक रखो। पता है, हाइजीनिक रहेगा ना आपका इन्वायरमेंट, तो फिर ऐसा कोई इंसेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई इंसेक्ट आपके घर में, आपके वुड्स में, सॉइल्स में आएगा ही नहीं, अगर हाइजीनिक जगह है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मॉस्किटो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मॉस्किटोज मतलब क्या, मच्छर। अब इनके बारे में बताना जरूरी है क्या, समझो। अब भाई मच्छर को नहीं तुम जान रहे हो तो फिर तुम किसी चीज को नहीं जान रहे हो। ठीक है, अच्छा, मैं इसके साथ ना एक मीम लगाने की कोशिश करूंगी, मैंने ये मीम डाउनलोड किया था इसी वीडियो के लिए। ठीक है, तो वो लास्ट में देख के जाना। सच में मुझे उस पर बहुत हंसी आई थी, और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी, मॉस्किटो से रिलेटेड था। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी, अगर कॉपीराइट वगैरह नहीं कुछ होता है तो मैं उसे लगाऊंगी। ठीक है, मॉस्किटो में क्या है, देखो, मॉस्किटो मतलब मच्छर ऑब्वियसली। मॉस्किटो बिलोंग करते हैं क्यूलिसिडी। ठीक है, देखो, फैमिलीज, ऑर्डर्स, दे कैन डिफरेंशिएट, है ना, बुक में कुछ और लिखा हो सकता है, गूगल पे कुछ और लिखा हो सकता है। तो आपको अगर ऑथेंटिसिटी जाननी है तो बुक को प्रिफर करो। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्यूलिसिडी डाला हुआ है तो यही आप मतलब सोच रहे हो कि यार बुक में तो कुछ और दिया है, यार गूगल पे तो कुछ और दिखा रहा है। सब अलग अलग जगह पे ना अलग अलग चीजें, क्योंकि टेक्सोनॉमी भी ना बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है ना, और इवॉल्व होने के चक्कर में काफी सारी चीजों का नाम जो है वो चेंज हो रहा है। समझ रहे हो, तो इस चीज पे बहुत ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। और हमारा जो हमारा
मुझे तो मच्छर से बहुत चिढ़ है। अब ये ट्रांसमिट करते हैं बहुत सारे डिसीज, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, झींगा वायरस, और ये सेवरल जेनरा के होते हैं, जैसे कि एनाफिलीज, एटिस, फिर क्यूलेक्स, ये इतने टाइप के होते हैं मच्छर, आप देख रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने अभी बोला ना कि मुझे बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ मैं एनिमल्स एंड ऑल के लिए, मेरा मुझे सबसे बेकार अगर मैं बोलूँ एनिमल्स ना, तो मुझे मच्छर लगते हैं। दीज आर द वर्स्ट, वर्स्ट, मतलब मैं देखना नहीं चाहती हूँ मच्छरों को, ठीक है। अब मैं क्यों अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं ऐसे पढ़ाती हूँ ना तो आप लोगों से थोड़ा कनेक्ट कर पाती हूँ, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो पढ़ते हैं, जो कि आपके सिलेबस में ज्यादा पूछा गया है। देखिए, मॉस्किटो जो है वो 4 स्टेजेस इनकी लाइफ साइकिल में होता है। सबसे पहले एग, फिर ये लार्वा बनते हैं जिन्हें कि आप रिंगल्स भी कहते हो, देन ये प्यूपा बनते हैं, देन एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो, होता क्या है कि जो मेल एंड फीमेल है दे विल गोना कॉपुलेट, रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद एग जो है वो ले करेंगे, तो फीमेल मॉस्किटो एग जो है वो देंगी, ठीक है, अंडे ले करेंगी, जन्मेंगी, है ना, नियर द वाटर बॉडीज। आपको पता होगा कि मच्छर को ना वाटर बॉडीज बहुत पसंद है, लाइक वाटर में रहना उन्हें बहुत पसंद है। आप जहाँ पे ज्यादा पानी देखोगे वहां पे मच्छर आपको जरूर दिखाई देंगे। तो वाटर बॉडीज के ही आसपास में जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो एग को ले करती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, एग जो है उन्हें हैच किया जाता है फ्यू डेज के लिए, या फिर बहुत सारे दिन भी लग सकते हैं, या फिर उन्हें एवं ही छोड़ भी दिया जाता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो हम इन्हें हैच करके इनमें से बच्चे निकाल लेंगे। समझ रहे हो, देखो कितना एडवांस है ये, है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि कौन सी स्पीसीज है, ये डिपेंड करता है उस स्पीसीज पे कि वो तुरंत हैच करके 2-3 दिन में या हफ्ते में वो बच्चे जो है वो बाहर आ जा रहे हैं उस एग से, या फिर वो उसी तरीके से छोड़ दिए जा रहे हैं अंडे, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशन हो तो फिर उन्हें हैच करके बाहर निकाला जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज पर, ठीक है। अब मान लीजिए एग हो गया, हैचिंग हो गई, अब उसमें से निकलेगा छोटू मॉस्किटो, है ना। अब उस छोटू मॉस्किटो को हम लोग कहेंगे लार्वा। क्या कहेंगे? लार्वा। तो आफ्टर हैचिंग मॉस्किटो लार्वा लिव्स इन वाटर। लार्वा जो है उनका, जो कि अभी बिल्कुल उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई भी विकास वृद्धि ऐसा नाम का कुछ भी नहीं हुआ है, अभी वो बिल्कुल अनडेवलप्ड है, उसे हम कह रहे हैं लार्वा, जो कि उसी पानी में रहेगा जहां पर उसकी मम्मी ने उसे जन्म दिया था, ठीक है। फीडिंग ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये लार्वा धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स के जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर ये खाएगा, मतलब अपना जो फीडिंग मैकेनिज्म है उसे करेगा। अब जैसे जैसे खाएगा तो खाने के बाद उसमें वृद्धि विकास होना शुरू होगा, फिर मॉल्टिंग की प्रोसेस होगी। मॉल्टिंग मतलब क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है वो उनकी बॉडी सरफेस से शेड ऑफ हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और आफ्टर मॉल्टिंग, सो मेनी मॉल्टिंग प्रोसेस, आप देखोगे कि यही लार्वा आगे चल करके प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या कि अब ये जो है ये थोड़ा सा डेवलप हो गया है, खा पी के थोड़ा सा मोटा हो गया है और डेवलप हो गया है, ठीक है। देखो ये रहा हमारा एडल्ट मॉस्किटो, इसने जन्म दिया होगा, है ना। तो फिर प्यूपा, उसके बाद एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं उल्टा बता रही हूँ। दिस इज एडल्ट मॉस्किटो, ठीक है। ये एग दिया इसने, ठीक है। एग जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हुआ, जिसे कि हम रिंगल्स भी कह रहे हैं। देखो ये पूछा जा सकता है, इसे नोट कर लेना, मैं एवं ही नहीं कुछ लिखती हूँ, ठीक है। ये व्रिगलर जो है ना, ये पूछा जा सकता है कि किसके लार्वा को हम लोग व्रिगलर कहते हैं। तो याद रखना कि मॉस्किटो के लार्वा को। कान खोल के और आंख खोल करके प्लीज सुना करो बातें, ठीक है। फिर व्रिगलर से आप देखोगे कि थोड़ा सा डेवलप होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते खाते, और प्यूपा में कन्वर्ट होगा, और यही प्यूपा आगे चल करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्यूपा जो होता है ये नॉन फीडिंग स्टेज होता है, और ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आता है। तो लार्वा में तो ये भरपेट खा रहे होते हैं, लेकिन प्यूपा में आते ही ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ये बिल्कुल खाएंगे ही नहीं कुछ दिनों के लिए, और फिर अपना व्रत रखने के बाद, ठीक है, ऐसा समझो कि प्यूपा में ये तपस्या कर रहे होते हैं कि मैं जल्दी से एडल्ट हो जाऊं, और बिल्कुल वो खा नहीं रहे होते हैं, ठीक है। तो बिना कुछ खाए पिए व्रत रख करके, तपस्या कर करके ये क्या करते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। फिर आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द प्यूपा, एडल्ट मॉस्किटो हमारे लैंड पे आ जाते हैं, है ना, जमीन पे आने लगेंगे धीरे धीरे। फीमेल फीड करेगी ब्लड पे, ठीक है, डिफरेंट लोगों को जाके काटेंगी इनकी मम्मी और पापा मिल करके। फिर से क्या होगा, लाइक ये भी तो फिर मेटिंग करेंगे ना, प्रोसेस जो मेल एंड फीमेल बने हुए हैं, तो ये भी मेल एंड फीमेल फिर मतलब घूम घूम करके खाना वाना खाएंगे, है ना, दूसरों के ब्लड को जा करके शक करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस चलती रहेंगी, फिर ये और ज्यादा इनमें ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, और फिर ये भी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचेंगे, एंड फिर मेल एंड फीमेल विल गोना कॉपुलेट, एंड देन अगेन द साइकिल विल कंटिन्यू इटसेल्फ, ठीक है। तो यही चीजें आपको याद रखना है। देखो अगर मैं अभी पूछूं आपसे कि टम्बलर, टम्बलर क्या है,
कैन यू टेल मी टम्बलर क्या है हमारे मॉस्किटोज की लाइफ साइकिल में? आपको टिक लगाना होगा, प्यूपा, प्यूपल स्टेज है। फिर मैं आपसे पूछूं कि टम्बलर जो है वो किस, जो टम्बलर प्यूपा है वो किस ऑर्गेनिज्म की, किस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलता है, किस पेस्ट की लाइफ साइकिल में आपको देखने को मिलता है? तो द आंसर विल बी मॉस्किटो। प्लीज बाबा प्लीज इन सब चीजों को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू का एग्जाम है, बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी और मैं साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। तो प्लीज एमसीक्यू के जो इतने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप सॉल्व करने जरूर आना, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन हैं वो मोर देन 50% आपकी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं। एंड द एविडेंस एंड द प्रूफ जो है ना वो आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आपके सीनियर्स का, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज आप अगर चाहें तो मेरे चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, शेयर करिए कलीग्स को, फ्रेंड्स को, सबको, कि सबका भला हो। ओके, अब हम पढ़ते हैं मॉस्किटोज के कंट्रोल के बारे में। अच्छा, मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा क्या कि मॉस्किटो से हमें क्या क्या होता है? आपको पता है कि मॉस्किटो से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप काउंट भी नहीं कर सकते हो कि हाउ मच दिस मॉस्किटो इज हार्मफुल फॉर अस। कैन यू टेल मी, अच्छा अपने दिमाग में आप एक बार सोचो कि क्या आप अभी तक मॉस्किटो में क्या जान रहे हो कि हार्मफुल हमारे लिए मॉस्किटो कुछ करता होगा? कोई एक बीमारी आप अपने दिमाग में सोचो, थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, उसके बाद तो मैं हूं ही ना, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल मेजर से पहले सोच लिया होगा आपने, बहुत सारे आपके दिमाग में बीमारी आई होंगी, बट मैं थोड़ा और अच्छे से बताती हूँ। देखो, मॉस्किटो जो होते हैं ना, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर लाइक ह्यूमन बींग, है ना, ह्यूमन के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा ये हार्मफुल होते हैं। क्यों बाबा, क्यों होते हैं? तो ये हमेशा से आप देखते हो, इनका नाम हमेशा से प्रचलित होता है एज अ वेक्टर। ये वेक्टर की तरह बहुत ज्यादा काम आते हैं, ये वेक्टर का ही काम करते हैं। बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना डिसीज को फैलाने के लिए, वो काम जो है इन्हीं ने जिम्मा लेकर के रखा हुआ है। तो वेक्टर, दे आर द वेक्टर फॉर वेरियस डिसीजेस। ठीक है, अब बहुत सारे आपको मॉस्किटोज के ना डिसीजेज आपको देखने को मिलेंगे जो कि एज अ वेक्टर ये फैलाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। जब फर्स्ट वन इज योर मलेरिया, है ना, आपने देखा होगा मलेरिया, या सुना होगा, देखा क्या, सुना होगा मलेरिया के बारे में। ये कॉज्ड होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा, और ये ट्रांसमिट किया जाता है एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। तो यहाँ पर बताओ, एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो क्या है बाबा? वो भी तो मच्छर है ना, वो भी तो मच्छर ही है। और वो क्या कर रहा है? वो वेक्टर का काम कर रहा है, मतलब कि वो डिसीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किस डिसीज को? मलेरिया के डिसीज को। और ये मलेरिया कौन कर रहा है भाई? मलेरिया कर रहा है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो डिसीज किसने कॉज की? प्लाज्मोडियम ने। अगर ये प्लाज्मोडियम सिर्फ चाहे ना तो मलेरिया नहीं फैला सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन क्योंकि ये बीच में हमारे आ जा रहे हैं वेक्टर एनाफिलीज मॉस्किटो, तो ये मॉस्किटो की वजह से ये जो आपका मलेरिया डिसीज है ये डिफरेंट लोगों तक फैलता जाता है। समझ रहे हो आप? तो वेक्टर के लिए ये काफी ज्यादा प्रचलित है। मैंने एक एग्जांपल दिया मलेरिया, जो कि आपने भी दिया होगा। इसके अलावा डेंगू फीवर है, जो कि आपके कॉज किया जाता है डेंगू वायरस के द्वारा, लेकिन इसे ट्रांसमिट करता है एज अ वेक्टर, यहाँ पे काम आता है एडिस मॉस्किटो। फिर जीगा वायरस जो है, ये आप देखते हो कि एडिस मॉस्किटो जो है इसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, और ये ना प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी ज्यादा दिक्कत मतलब करता है, जीगा वायरस। ठीक है, फिर वेस्ट नाइल वायरस जो है ये स्प्रेड किया जाता है। ये जितने वायरस है ना, ये आगे चल करके बहुत सारी डिसीजेस कॉज करते हैं। तो जीगा जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डिसीजेस कॉज कर देगा ये वायरस, वैसे ही वेस्ट नाइल जो वायरस है इसको लेकर के घूमता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, है ना। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के पास ये वेस्ट नाइल वायरस रहता है, जिसको भी काटा उसमें ये वायरस घुस गया, और फिर घुस करके उसके न्यूरोलॉजिकल डिसीज उसमें कर दिया, है ना। फिर वन मोर इज योर चिकनगुनिया, यस, हाउ कैन आई फॉरगेट इट। तो चिकनगुनिया जो है ये आपके चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है और ट्रांसमिट किया जाता है एडिस मॉस्किटोज के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ, भाई देखो इतने सारे डिसीजेज हैं, तो वी हैव टू कंट्रोल ना, वी हैव टू कंट्रोल, वी हैव टू प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस मॉस्किटोज। ठीक है, तो अब इसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि केमिकल मेथड में आप इंसेक्टिसाइड, है ना, आप कीटनाशक लेकर के आओ, स्प्रे करो, जितने भी जगह पे आपको पानी, जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, पानी वाली जगह है, वहां पर जाकर के छिड़काव करो इस इंसेक्टिसाइड्स का, जिससे कि ये ऑलरेडी खत्म हो जाए, वहीं मर जाए। फिर लार्विसाइड, लार्विसाइड मतलब क्या कि जो एग के बाद जो लार्वल स्टेज बन रहा है उसे टारगेट करो कि उसे ही मार दें। तो जब लार्वा ही मर जाएगा तो ना प्यूपा बनेगा ना एडल्ट बनेगा। तो लार्वी साइड में आपको नाम याद रखना है मिथोप्रीन। ठीक है, ये लार्वल स्टेज को मारने के लिए काम आता है। फिर स्पेस स्प्रेइंग, ये आउटब्रेक सिचुएशन, जबकि आउटब्रेक सिचुएशन, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है इस इंसेक्टिसाइड को।
एंड ये इंसेक्टिसाइड तब ही यूज किया जाएगा स्पेस स्प्रेइंग जब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा मलेरिया फैल चुका होगा, तब इसे एयर में लाइक पूरी तरीके से स्प्रे कर दिया जाएगा। अब मैंने क्यों बोला क्रिटिकल सिचुएशन, देखो इसे हवा में स्प्रे किया जा रहा है तो वो हवा हम भी तो मतलब हम भी तो सांस ले रहे हैं तो वो हमारे अंदर भी जाएगा, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा मलेरिया मतलब फैल जाता है तो इस वजह से बहुत जरूरी हो जाता है कि हवा में भी हम इसका छिड़काव कर दें। थोड़ा बहुत हमें इन मतलब उससे प्रॉब्लम होगी, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, बट उससे मच्छर तो मर जाएंगे ना। तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आप स्पेस स्प्रेइंग का भी जो कार्य है वो कर सकते हैं, जिससे कि इस मॉस्किटोज को रोका जा सकता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप फिशेज भाई मच्छरों को खूब खाती हैं, है ना। तो कुछ फिशेज की स्पीसीज जैसे कि, अच्छा आई एम रियली सॉरी, ठीक है, ये जितने भी दरवाजे बज रहे हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो गपीज एंड गोल्ड फिश हैं, ये बहुत ज्यादा मच्छरों को खाना पसंद करती हैं, ठीक है। तो इन्हें आप ले आकर के उसी वाटर बॉडीज में डाल दो जहाँ पे आपको ज्यादा मच्छर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ ही हफ्तों में खा पी के सब खत्म, एक भी मच्छर नहीं दिखाई देंगे। फिर बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरियल थ्रियोनोजेनेसिस जो है, इसके आगे आप पढ़ना इरालिनेंसिस, ठीक है, जिसको कि आप बीटीआई कह रहे हो। ये बैक्टीरिया में जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मफुल टॉक्सिन जो मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं उनको जा करके क्या करते हैं, किल करते हैं। तो आप इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को लेके आओ और ये अनदर जो हमारी मॉस्किटोज की स्पीसीज है उन्हें नष्ट कर देंगी। तो फिजिकल कंट्रोल में आप एलिमिनेट कर सकते हो जो ब्रीडिंग साइट्स होती है जहां पर आपको ज्यादा मच्छर दिखाई देते हैं, उस जगह को आप थोड़ा सा ना साफ सुथरा रखने की कोशिश करो। वहां पे ना आप ज्यादा जो पॉट्स होते हैं जहाँ आपने प्लांट्स लगाए उसमें ज्यादा देर तक पानी मत रहने दो, ओल्ड टायर्स मत छोड़ो, ड्रेन मत छोड़ो। तो दिस इंक्लूड द फिजिकल कंट्रोल इंक्लूड्स हाइजीन बनाना, है ना। आप बिल्कुल तरीके से हाइजीनिक रखिए अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को, आप देखना आप एक भी मच्छर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। फिर आप मॉस्किटो नेट जो क्या बोलते हैं उसको, आंटी तो मैं ओढ़ने वाली बात कर रही हूँ, क्या बोलते हैं भाई मॉस्किटो नेट को, मच्छरदानी, ठीक है। तो मच्छरदानी जो होता है वो लगाओ, स्क्रीन्स लगाओ जब आप सोने वगैरह जा रहे हो, तो इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को। फिर जेनेटिक कंट्रोल में स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक जिसको कि हम एसआईटी कहते हैं, तो स्टेराइल मेल मॉस्किटोज जो होते हैं आर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड टू मीट विद द फीमेल रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन ओवर टाइम। तो स्टेराइल मॉस्किटोज बना दो जिससे कि वो आगे चल करके फर्टाइल ही ना, मतलब वो फर्टाइल नहीं है ना, स्टेराइल हो गया मतलब कि नपुंसक हो गया, अब वो आगे चल के रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। जब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये एसआईटी का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन उनकी कम हो सकती है। ओके, so these are about the termite and mosquito, these are the important point. If I talk about the conclusion, तो जितने भी हमारे टर्माइट्स हैं, मॉस्किटोज हैं, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस हमारे लिए लेके आते हैं, क्योंकि मैंने इतने सारे आपको डिसीज बताया केवल मॉस्किटो के, है ना। टर्माइट का मैंने बताया कि कितने गंदे तरीके से वो आपके घरों के फर्नीचर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो काफी ज्यादा चैलेंजेस हमारे सामने ये लेकर के आता है ना। और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा हमारे लिए ना दिक्कत होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में अपने आप को ना अडेप्ट करते जाते हैं। अगर हम इंसेक्टिसाइड लाके डाल रहे हैं तो आप देखोगे कि एक पॉपुलेशन तो मर जाएगी, उसमें से कुछ बच गई ना, तो अब वो मरेगी ही नहीं उस इंसेक्टिसाइड से, वो अब उसके रेजिस्टेंट हो गई। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है ना इन्वायरमेंट में, ये इनमें काफी ज्यादा फास्ट होता है, जिस वजह से बहुत हमारे लिए दिक्कत होती है कि हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंटीग्रेटेड कंट्रोल मेथड का यूज करें, जिसमें हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज को एक साथ कंबाइन करें एंड देन हम इन पे अटैक करें, सो दैट ये थोड़ा सा कंट्रोल मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 6। ओके, लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। तो ये यूनिट आपकी खत्म हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड नाउ हम यूनिट 7 एंड यूनिट 8 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि मेरी काफी ज्यादा फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट है। बिलीव मी, यूनिट 7 एंड यूनिट 8 इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट आपके पूरे के पूरे सिलेबस में। तो उस वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप इनके नोट्स बनाइए, पढ़िए, और एमसीक्यूज की वीडियो भी मैं लेकर के आऊंगी, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा एंड बने रहिए बस, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।